The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789। जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का, वो हमें मिलता है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, जो 14 जुलाई 1789 को शुरू हुआ था। और फ्रेंच रेवोल्यूशन का सिंबल क्या है? तो स्टॉर्मिंग द फोर्ट ऑफ वास्तिल, मीन्स वास्तिल के किला को तोड़ना उसका सिंबल बना दिया गया, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत इसी किले को तोड़ने से लेकर के हुई थी। सबसे पहले किसान इसी किले पर अटैक किए थे। उस समय रूलर कौन था? लुइस किंग 16। उस समय फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 3 ग्रुप में बांटा गया था। जिस ग्रुप को स्टेट कहा जाता था, तो वो स्टेट था आपको फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। तो यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट फिलोसफर थे जिन लोगों ने वहाँ के लोगों को जो है आगे समझा बुझा करके, मतलब उन लोगों को इंस्पायर करके, ठीक है, रिवोल्यूशन करवा दिया। समझ में आ रही बात? तो उनमें से कुछ लोग थे, जैसे सबसे पहले चार्ल्स मोंटेस्क्यू, उन्होंने एक बुक लिखा था द स्पिरिट ऑफ लॉ। दूसरा फ्रांसिस एरोनट वोलाटायर। तीसरा जीन जैकस रूसो, जिनके द्वारा लिखे गए बुक का नाम है द सोशल। देखिए, रूसो वाज ऑल्सो नोन एज द आर्टिस्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। मीन्स ये जो रूसो साहब थे ना, उनको फ्रेंच रेवोल्यूशन का आर्टिस्ट कहा जाता था, क्योंकि भाई उन्होंने ही लोगों को इतना भड़काया कि वो लोग जो है रिवोल्यूशन करने के लिए उतारू हो गए, मतलब तैयार हो गए। उन्होंने एक स्लोगन दिया था, नारा दिया था। क्या दिया था? मैन वाज बॉर्न फ्री येट ही इज एवरीवेयर इन चेन। मतलब ये जो इंसान है ना, वो स्वतंत्र जन्म होते हैं, इसके बावजूद भी उनको हर जगह बंधन में बांध के रखा जाता है। भाई भगवान जब फ्री रूप से दिए, फ्री रूप से रहो, उनका यही कहना है। फिर ये राजा महाराजा लोग अपनी शान और शौकत के लिए उनको बंधन में रखते थे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके को बात बोलते थे, जिससे समाज के लोग जो हैं क्या हो गए, इंस्पायर होकर के मूवमेंट करने के लिए, रिवोल्यूशन करने के लिए तैयार हो गए। अगला जो थे वो जॉन लॉक थे। इन्होंने 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लिखा, एक बुक का नाम है, उनके द्वारा लिखा गया। इनमें उन्होंने बताया कि ये जो जनता है और जो राजा है, वो एक, अगर देश के 2 हाथ हैं, एक देश के 2 हाथ हैं। अगर राजा जनता के लिए कुछ करेगा तो जनता राजा के लिए कुछ करेगी। अगर राजा जनता के लिए कुछ नहीं करता, मतलब एक हाथ दूसरे को सपोर्ट नहीं करता, तो दूसरे को भी चाहिए कि वो उसको सपोर्ट न करे। मीन्स अगर जनता के लिए राजा कुछ नहीं करता, तो जनता को भी राजा के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। समझ में आ रही बात? चलिए, तो फर्स्ट फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय नेशनल असेंबली इन 1791। अब भाई बात है कि इतने सारे लोगों के भड़काने के बाद तो फिर जनता स्थिर रहेगी नहीं। भाई विद्रोह किया, और विद्रोह करने के बाद एक असेंबली बनाया जिसका नाम रखा गया द नेशनल असेंबली। और इस असेंबली के द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया, और राजा साहब के पावर को क्या कर दिया गया, लिमिट कर दिया गया, ठीक है। मीन्स कि 1791 में दुनिया का सबसे पहला अगर लिखित संविधान कहा जाए या बेहतरीन संविधान कहा जाए, कहाँ टंगा गया, तो 1791 में फ्रांस में, और फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बना दिया गया। उस समय एक फ्लैग को रिप्लेस किया गया, मतलब कि जो राजा का अपना झंडा था उसको हटा करके एक स्पेशल झंडा बना दिया गया, जिसको नाम दिया गया ट्राई कलर, ठीक है। अब ये फ्रेंच स्टेट जनरल्स वाज इलेक्टेड बाय एक्टिव मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। मतलब अब जो स्टेट जनरल्स थे, जिसको पहले राजा नियुक्त करता था, अब वो नेशनल असेंबली के मेंबर के द्वारा नियुक्त किया जाना शुरू किया। इस तरह से धीरे धीरे पूरे विश्व में जो है नेशनलिज्म की शुरुआत हुई थी। मोनार्ची को इस तरह से धीरे धीरे हटाने का। इसके बाद देखिए और कौन कौन सा चेंज किया गया। द आइडिया ऑफ लॉ पार्टीज, द फादरलैंड एंड ली सिटोनी द सिटीजन वाज इंट्रोड्यूस्ड। मीन्स सिटीजन के बदले ली सिटोनी वर्ड यूज किया जाता था, ठीक है। ये फादरलैंड के बदले ला पार्टी यूज किया जाता था, जिससे एक कलेक्शन का बोध हो, मतलब एक समूह का बोध हो। ऐसा इसलिए किया जाता था कि ऊंच नीच, अपर कास्ट, लोअर कास्ट,
ला मार्शलाइज, जो रॉजर डी एल आइजल के द्वारा लिखा गया एक हाइमन्स है, मतलब एक कविता टाइप का है, जिसको बाद में चल करके फ्रांस का नेशनल एंथम अपनाया गया। ये उस समय लिखा गया था जब लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू किया था। इसके बाद उस समय और भी कुछ चेंज किए गए, जैसे इंटरनल कस्टम ड्यूटीज जो है एबोलिश किया गया। वेट और मेजर का मतलब मापने तौलने का सही तरीका एक यूनिफॉर्म सिस्टम अपनाया गया। ठीक है, उस समय फ्रेंच सोसाइटी में अलग अलग पॉलिटिकल क्लब बनाए जाते थे इस प्रकार के चेंजेस के लिए, जिसको उस समय फ्रांस की सोसाइटी में अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप बनाया जाता था जिसको क्लब कहा जाता था। उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट फेमस क्लब था उसका नाम था जैकोबिन क्लब, जिसके कुछ इम्पोर्टेंट लीडर्स थे रॉबेस्पियर, अब्बे जॉर्ज। लेटर अ डायरेक्टरी गवर्नमेंट वाज फॉर्म बट इट वाज अनस्टेबल गवर्नमेंट। बाद में वहाँ एक डायरेक्टरी गवर्नमेंट शुरू किया गया। वो डायरेक्टरी गवर्नमेंट जो है ना 5 मेंबर का समूह था, उसी में से कोई कोई शासन करता था कभी कभी। तो क्या होता था कि हम शासन करेंगे, हम शासन करेंगे, इसके चक्कर में वो गवर्नमेंट स्टेबल था नहीं। तो अगर वो गवर्नमेंट स्टेबल था नहीं तो लोग उससे नाराज़ होंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। और इसका फ़ायदा उठाया नेपोलियन, ठीक है, जो एक कमांडर इन चीफ था फ्रांस का इटली में इस गवर्नमेंट के दौरान, मीन्स डायरेक्टली गवर्नमेंट के दौरान। ठीक है, और इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके 1804 में वो क्या किया, वहाँ का शासक बन गया और डेमोक्रेसी को वहाँ से ख़त्म कर दिया। मीन्स ही बिकम द एम्परर ऑफ फ्रांस इन 1804 एंड डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी। जैसे वो शासक बना वहाँ का, तो सबसे पहले तो ये किया कि वहाँ की डेमोक्रेसी ख़त्म कर दिया और एक रूल पास किया नया, जिसको सिविल कोड ऑफ 1804 कहा जाता था, जिसको सिंपली हम लोग नेपोलियनिक कोड बोलते हैं। और उस कोड के तहत उसने बहुत सारे चेंजेज किए फ्रांस में, ताकि जो है ये लोगों का गुस्सा जो है वो ख़त्म हो जाए और लोग इसको सपोर्ट करना शुरू करें। ठीक है, ताकि दोबारा जो है इसको कोई हटा जल्दी न सके। लोगों का सपोर्ट रहेगा तो फिर कौन विरोध करेगा, है ना। तो इसने फ्रांस में बहुत सारे चीज, द राइट टू प्रॉपर्टी, उसने राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर कर दिया। मीन्स लोगों की संपत्ति को रक्षा करने की जिम्मेदारी अब गवर्नमेंट की हो गई। सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, जो बहुत कम्प्लेक्स बंटवारा था ना फ्रांस का, उसको एकदम सिंपल करा दिया, जिससे ट्रेडर ऑर्डर को फ़ायदा होने लगा। और ये फ्यूडुअल सिस्टम जो था उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। ही फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम एंड रिमूव गिल्ड रेस्ट्रिक्शन। वो पीजेंट को जो है सर्वडम से ख़त्म कर दिया। और जो ट्रेड गिल्ड एक व्यापारियों का संगठन होता था, जो नए व्यापारियों को अलाउ नहीं करता था अपना व्यापार स्थापित करने के लिए और उसका विरोध करता था, उसको जो है दबा देता था, जिसके चलते नए लोग चाह कर भी व्यापार स्थापित नहीं कर पाते थे। तो उस रूल को भी उसने क्या किया, हटा दिया। इसके बाद उसने क्या किया कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव किया। ठीक है, और भी बहुत सारे नए नए चेंज किए। तो कहने का मतलब ये है कि इस चेंज को करने में उसको तो पैसा खर्चा होगा, तो वो पैसा कहाँ से लाएगा, टैक्स से। ठीक है, लेकिन चूँकि पूरा सपोर्ट तो शुरुआत किया लोगों ने, शुरुआत में लोगों ने उसका सपोर्ट किया, लेकिन बाद में चल करके धीरे धीरे लोग उससे नाराज़ होने लगे। क्यों? क्योंकि भाई इतना करने के लिए तो पैसा जुटाएगा ना, तो क्या करेगा, नया नया जो है टैक्स लगाएगा। अगर टैक्स लगाएगा तो फिर धीरे धीरे जो है लोग परेशान होना शुरू होंगे, और एक बार परेशान हुए तो फिर इसका विरोध शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं रीजन फॉर हिज फेलियर। वो आखिर फेल क्यों कर दिया गया, फेल क्यों हो गया? तो पॉलिटिकल फ्रीडम वेयर रिमूव्ड, उसने जो है राजनीतिक अधिकारों को छीन लिया लोगों से। मतलब अब आपको पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार नहीं था। हैवी टैक्सेज वेयर इम्पोज्ड, बहुत ज़्यादा लोगों पे टैक्स लाद दिया गया। पैसे की ज़रूरत थी, उसको डेवलपमेंट करना था, तो किधर से लाएगा, अपना घर से थोड़ी लाएगा। तो वो टैक्स नया नया इम्पोज कर दिया। प्रेस पे सेंसरशिप लगा दिया। इसका मतलब कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ पब्लिश नहीं कर सकते, वही पब्लिश करोगे जो गवर्नमेंट चाहेगी।
और ये सब हुआ, धीरे धीरे लोग नाराज हो गए, उसका सपोर्ट करना बंद कर दिए और फाइनली जो है उसको बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में क्या किया गया, हरा दिया गया। मतलब नेपोलियन कब हारा, वाटरलू की लड़ाई में 1815, जो एक बेल्जियम का प्लेस है। ओके,